नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों के साथ मैं अनुराग। हमारे साथ बातचीत के लिए है मनीष। नमस्कार। मनीष, बात शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक बेहद चर्चित विधायक हैं जो बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक भी हैं, उमाशंकर सिंह। आज उनके घर पर इनकम टैक्स की रेड हुई है। लखनऊ से 3 सदस्यीय टीम, लगभग 50 लोगों की टीम उनके यहाँ करके छापे डालने गई है और उसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में बहुत तेज हलचल है। जाहिर सी बात है, देखिए उमाशंकर सिंह रसड़ा को लेकर जितने फेमस हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर यानी ठेकेदारी को लेकर भी उतने ही फेमस हैं। छात्र शक्ति नाम से उनकी कंपनी है और वो पूरे प्रदेश ही नहीं, प्रदेश के बाहर भी कंस्ट्रक्शन बिजनेस में बड़े ठेकेदार हैं वो। हाँ, और एक चीज और बता दें अनुराग, एक बार उमाशंकर सिंह की विधायकी भी जा चुकी है इसी मामले में, क्योंकि उन्होंने विधायक रहते अपने ही नाम पे ठेका ले लिया था। तो उनकी विधायकी भी जा चुकी है। खैर, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। पुरानी बात है और ये तो एक तकनीकी गलती भी हो सकती है। कुल मिला के उमाशंकर सिंह पे इनकम टैक्स ने हाथ डाल दिया, ये बड़ी बात है। और वो भी चुनाव से अन्य पहले, और इस पर क्या पक्ष क्या विपक्ष सब नजर रखे हुए हैं। विधायक तो बहुजन समाजवादी पार्टी के हैं और इकलौते विधायक हैं। बिल्कुल, ये भी कहा जाता था कि उनके जीतने में बसपा की कोई भूमिका नहीं, और उन्होंने अपने दम पे चुनाव जीता था। रसड़ा में पार्टी नहीं चलती है, रसड़ा में उमाशंकर सिंह चलते हैं और किसी भी पार्टी से रहे वो जीत जाते हैं। इसीलिए बसपा का जो खाता खुला है विधानसभा में, वो उमाशंकर सिंह की वजह। अभी आप देखेंगे मायावती के जन्मदिन या किसी रैली पर अगर लखनऊ में आपको होर्डिंग्स दिखते हैं विधानसभा है उसके पास, तो वो ज्यादातर उमाशंकर सिंह के ही लगवाए हुए होते हैं। लेकिन अभी ये चर्चा थी कि सीएम योगी के भी बहुत करीबी थे और सीएम योगी इस समय विदेश में है और इन पर इनकम टैक्स ने जो हाथ डाला है, ये मतलब इसके राजनीतिक मायने क्या है। देखिए, इस बात को लेकर सोशल मीडिया में बहुत तेज चर्चा भी चल पड़ी है कि उमाशंकर सिंह पे इनकम टैक्स की रेड की यही टाइमिंग क्यों चुनी गई। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं, गाहे बगाहे पूरे राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा होती है कि उमाशंकर सिंह मौजूदा सरकार के बहुत लाडले हैं। और एक चीज और भी है, देखिए अयोध्या में उमाशंकर सिंह की कंपनी ने बहुत काम किया, अन्य भी जगहों पर उमाशंकर सिंह की कंपनी काम कर रही है और उनकी कंपनी का एक रेपुटेशन भी है। पीडब्ल्यूडी के जो बड़े काम है वो उमाशंकर सिंह कर रहे हैं, हालांकि उनकी कंपनी पहले से ऐसे काम करती रही है। अब देखिए, इसको सीधा सीधा जो है वो बनाया जा रहा है दिल्ली बनाम यूपी, वही जो चलता यानी दिल्ली की लॉबी महाराज जी को पसंद नहीं करती योगी आदित्यनाथ को, इसलिए उनके लोगों पर इनकम टैक्स की छापेमारी कराई गई है और वो भी तब जब वो प्रदेश से बाहर हैं। ऐसा नैरेटिव कायम किया जा रहा है। राजनीतिक पार्ट तो इसका यही है। हाँ, लेकिन एक चीज और भी है, उमाशंकर सिंह बहुत मजे हुए विधायक भी हैं और कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, तो छापा कारोबारी के यहाँ एक रूटीन भी होता है। हाँ, रूटीन तो होता, लेकिन मनीष इस समय जिस कंटेक्स्ट में जो मसला चल रहा है, शंकराचार्य वाला भी विवाद चल रहा है, इसमें इसके राजनीतिक पाठ तो पढ़े ही जाएंगे। इनमें क्या कितना सही है कितना गलत है ये वो होगा, लेकिन इसके मतलब निकाले ही जाएंगे। बिल्कुल। शंकराचार्य पर भी आ जाते हैं। प्रयागराज पुलिस बनारस में डेरा डाले हुए है, लेकिन अभी तक जो पास्को एक्ट में मुकदमा दर्ज है उसमें कोई गिरफ्तारी जैसी बात नहीं हुई है। हाईकोर्ट में गिरफ्तारी पर स्टे के लिए शंकराचार्य के वकील याचिका डाल चुके हैं, लेकिन अभी इस पर कोई बात नहीं हुई और शंकराचार्य की बयानबाजी जारी है। उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व अब वाकई खतरे में है, ड्रेस पहन ली है कुछ लोगों ने और हिंदू कर रहे हैं। देखिए, इसमें 2 लाइन में पूरी बात आपको कहने की कोशिश करूंगा अनुराग। शंकराचार्य गिरफ्तारी से डर रहे हैं और पुलिस गिरफ्तार करने से डर रही है। सही बात है, बिल्कुल ये ऐसा ही है। शंकराचार्य को यदि हाई कोर्ट में जाने की जरूरत पड़ी तो उसकी बड़ी वजह यही मानी जा रही है कि उनको गिरफ्तारी का डर है। हाँ, नहीं डर होता तो क्या होता, गिरफ्तार करके ले जाते। सही बात अब पुलिस को तो मुकदमा दर्ज करना पड़ा। यहाँ एक चीज और स्पष्ट कर दे अनुराग, पुलिस ने स्वयं से किसी तहरीर को पाके मुकदमा शंकराचार्य के खिलाफ नहीं दर्ज किया। 156(3) का अदालत के आदेश पे दर्ज हुआ मुकदमा है। और इसमें सवाल पुलिस पे भी उठता है कि अगर पास्को एक्ट जैसी गंभीर शिकायत, जैसा कि आशुतोष ब्रह्मचारी कह रहे हैं कि पुलिस के पास गए थे कुछ हुआ ही नहीं, तो उसको कम से कम दर्ज करना चाहिए था। उसे एग्जम्प्ट कर देते अगर गलत या सही जो भी लगती, लेकिन वहां अदालत तक पहुंचे। तो अब यूपी पुलिस पे सवाल तो खड़ा होगा ना अनुराग कि मुकदमा आपने दर्ज कर लिया, अब जांच पड़ताल में कौन सी ताकत आपको रोक रही है भाई। बिल्कुल, आप अभिमुक्तेश्वरानंद के तो अभी सामने भी नहीं जा सके। बिल्कुल, और अभिमुक्तेश्वरानंद ने तो जांच अधिकारी पे ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा है कि शिकायतकर्ता हिस्ट्री सीटर है और जो आईपीएस साहब जांच कर रहे हैं वो उनके साथ केक काट रहे हैं बर्थडे वगैरह का। तो ये सब चल रहा है। अब इसमें क्या होता है, पुलिस हालांकि पुलिस टीम बनारस में प्रयागराज की है और इसमें कुछ डेवलपमेंट इसमें एक अच्छा पहलू ये भी है कि शंकराचार्य भले हाईकोर्ट गए हों, लेकिन उन्होंने कहा है कि पुलिस आए तो उनसे पूछताछ करे। स्वागत है।
हम इसका स्वागत करते हैं और जो कुछ हुआ है हमारे खिलाफ करने की कोशिश की गई, हम उसका सामना उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ऐसा हुआ है और शंकराचार्य जैसे पद पर ये आरोप लगे हैं तो ये दंड मैं तो कह भी नहीं सकता कि शायद कितना कठोर दंड देना चाहिए। बिल्कुल। बहुजन समाज पार्टी, अभी हम चर्चा कर ही रहे थे कि बहुजन समाजवादी पार्टी के इकलौते विधायक पर छापा लगा है और फिर से पहला विधायक बहन जी ने घोषित कर दिया है जालौन की माधवगढ़ सीट से आशीष पांडे को उन्होंने प्रत्याशी बनाया है। वहां से वो जो प्रभारी कहती हैं कि विधानसभा के प्रभारी वही प्रत्याशी होता है, बिल्कुल होता है। और इसको इस घटनाक्रम के बैकग्राउंड में देखना चाहिए कि पिछली उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब में उनको ब्राह्मण सम्मान की चिंता थी, कल उनको मुसलमानों की भी चिंता हुई थी जब उन्होंने कहा था कि संन्यास ले लूंगी लेकिन भाजपा से नहीं गठबंधन करूंगी, और आज पांडे जी को उन्होंने घोषित कर दिया है। यानी वो इस बार सक्रिय मोड में है और जोड़ रही हैं कि कैसे कहां से वोट लाया जाए, लेकिन क्या ब्राह्मण क्या मुसलमान, ये जो उनकी कोशिशें हैं रंग कितना ला पाएंगी। देखिए, ब्राह्मण भाजपा के साथ गोलबंद है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ये दिखता भी है। मुसलमान अखिलेश यादव के साथ गोलबंद है। मायावती की विश्वसनीयता संदिग्ध हुई है उनकी नजरों में। अब जो किसी खेमे के साथ बहुत मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है, उन्हीं पे हमला मायावती कर रही हैं कि उनको तोड़ के अपनी तरफ किया जाए। ये बहुत बड़ी राजनीतिक चाल मायावती के द्वारा चला जा रहा है। वो ऐसा मान चुकी हैं कि जो उनका दलित, खासकर जाटव कोर वोट है, वो इंटैक्ट है। लेकिन यदि ऐसा वो मान रही है तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी है बसपा को और मायावती को, और मुझे लगता है वो ये जान रही होंगी। ब्राह्मण पॉलिटिक्स को मोमेंटम देके या उसके इर्द गिर्द यूपी की पॉलिटिक्स संभव नहीं है। देखिए, मुझे जो लगता है मनीष, वो मायावती ये कोशिश कर रही हैं कि वो पहले चुनाव में बड़े सक्रिय तरीके से लड़ती हुई दिखे तो फिर तो उनका सारा पुराना वोटर, अगर आप भारत के चुनाव में कहा जाता है ना कि जीतने के लिए आपको जीतते हुए दिखना बहुत जरूरी है, तो अभी उनकी कोशिश है। तो मायावती चुनाव जीतने के लिए क्या कर रही हैं? ट्वीट करने के अलावा और टिकट अनाउंस करने के अलावा क्या कर रही हैं? ये उनके आलोचक भी कहते हैं, जो पुराने बहुजन समाज से जुड़े लोग हैं वो कहते हैं कि भाई अखिलेश यादव नोएडा में बड़ी रैली करने जा रहे हैं, भाजपा के नेता एक भी दिन चैन से नहीं बैठते। बीएसपी भी शायद प्लान कर रही है, लेकिन लोग कहते हैं कि जो है, जो कभी मिशन मोड वाली गांव पार्टी थी वो लखनऊ की ट्वीट वाली पार्टी हो गई है। अगली खबर पर आते हैं मनीष। रिंकू सिंह क्रिकेटर जो है, उनके पिताजी गंभीर रूप से बीमार हैं, उनको लीवर कैंसर है, नोएडा के अस्पताल में वो भर्ती हैं। रिंकू सिंह अलीगढ़ के रहने वाले हैं। अभी वो T20 विश्व कप खेल रहे थे, पिता की बीमारी के कारण उनको छोड़ के आना पड़ा है T20 विश्व कप, और माना ये जा रहा है कि हो सकता है जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत का जो मैच है उसमें वो ना खेल पाए, क्योंकि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ये कि किसी खिलाड़ी को जो बरसों इंतजार करता है और उसको छोड़ के आना पड़े, क्योंकि सभी खिलाड़ियों की किस्मत में नहीं होता कि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप का टूर्नामेंट खेल सके। बिल्कुल। और रिंकू सिंह T20 टीम के तो बड़े मतलब मजबूत स्तंभ हैं, आखिर में जाते हैं। हालांकि इस वर्ल्ड कप में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था और बड़ा मतलब संघर्ष से क्रिकेटर बने हैं। इनके पिताजी मतलब निम्न मध्यम वर्ग से थे और सिलेंडर डिलीवरी का काम करते थे और जैसे तैसे क्रिकेट खेल के बने हैं, तो हम उम्मीद करते हैं उनके पिताजी रिकवर हों। अगली खबर पर आते हैं मनीष। गाजियाबाद के एक स्कूल में तेंदुआ घुस गया। क्या करें, तेंदुए इतना ओवर क्राउडेड हो गए हैं, जंगल में इतनी पब्लिक घुस गई है। तेंदुए क्या करें, लेकिन स्कूल ने आनंद फानंद में छुट्टी की, मैसेज किया, स्कूल की परीक्षा कैंसिल कर दी गई है और तेंदुआ भी स्कूल के अंदर घुसा हुआ है। ये तो बड़ा जरूरी भी था। स्कूल के अंदर घुसा हुआ है, उसको वन विभाग और जो भी सारी टीमें हैं वो वहां पहुंची हुई हैं। यही जो आप कह रही थी कि क्या करें तेंदुए, ये गाजियाबाद ही तो बहुत, चूंकि एक बिल्कुल अर्बन मसला हो गया है, उसके इर्द गिर्द कहीं कोई जंगल नहीं रह गया है, तो जो भी छोटी छोटी पट्टियां बची हैं, मेरठ वगैरह में भी जहाँ पर थोड़ा कैंट और उधर के जंगल है, अक्सर तेंदुए आने की घटना होती है। असल में होता क्या है ना अनुराग, कि जो सीमावर्ती इलाका है उत्तराखंड से लगा हुआ, या ये अपने पीलीभीत और बहराइच इन सब जिलों से जो दुधवा टाइगर रिजर्व है, तो हम ये समझते हैं कि गाजियाबाद मेरठ बहुत अर्बन इलाका है और इनकी कैसे कनेक्टिविटी हुई जहाँ इस तरीके के वाइल्ड लाइफ कोई जानवर पहुँच जाए। लेकिन उनकी सरहद से जैसे दुधवा टाइगर रिजर्व के या उत्तराखंड में जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, इनकी सीमा इधर से लगती है। गन्ने के खेत के थ्रू होते 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 तेंदुए अक्सर, और ये तो बात सही है कि उनके हैबिटेट की जगह कम ही पड़ रही है। देखिए, तेंदुए ही शहर में निकलते हैं, कभी आपने बाघ को बहुत कम सुना होगा या ना के बराबर सुना होगा, कम पड़ रही है। और इसमें कई बार मुश्किल ये आती है मनीष, क्योंकि जो है कि वन विभाग के पास जो टीम शहरों में मौजूद होती है
उसके पास ट्रैंकुलाइजर गन कभी नहीं होती, और कभी होती है तो उसे ठीक से चलाने वाले नहीं होते हैं। ऐसे एक देखिए वाकया मैं मेरठ में देख चुका हूं। तेंदुए का हैबिटाट कम होना एक विषय तो है ही है, लेकिन टाइगर रिजर्व में तेंदुओं की संख्या भी ज्यादा हो चली है। गिनती में ये जाहिर हुआ है कि जितने तेंदुए जितने स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में होने चाहिए उससे ज्यादा उनकी संख्या मतलब हम पाई बचा गई है। टाइगर रहे थे लेकिन बढ़ तेंदुए रहे। बिल्कुल, टाइगर भी बढ़ रहे हैं। टाइगर भी बढ़ रहे हैं, हाँ, ये तो लेकिन अच्छी तेंदुए बात। ज्यादा तेजी से बढ़ रहे चलिए अब अंतिम खबर पर चर्चा कर लेते हैं। सीएम योगी सिंगापुर के बाद जापान पहुंच गए हैं। सिंगापुर में उन्होंने लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास निवेश के करार जो है हस्ताक्षर हुए हैं, और जो उम्मीद है कि वो जमीन पर उतरेंगे। तमाम ग्रीन एनर्जी, डाटा सेंटर जैसे प्रोजेक्ट्स पे बात हुई है। आज वो जापान पहुंचे, वहाँ एक बच्ची ने उनका तिलक लगाकर स्वागत किया। हाँ, और अब ये हो सकता है कि यहाँ भी तमाम उद्यमियों से वो मिलेंगे और यहाँ भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी। देखिए ये बहुत अच्छी कोशिश है कि हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यूपी में आए और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो। योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्री इस कोशिश में लगे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जितने का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो रहा है उसका 50-60% भी यदि जमीन पे उतर आया बहुत कायाकल्प जिसको बोलते हैं हो जाएगा, और रोजगार सृजन हो, और डाटा सेंटर जैसी कुछ आधुनिक तकनीक वाली चीजें आए तो ये और भी अच्छी है। तो यूपी की सुर्खी आज यहीं तक। नमस्कार, धन्यवाद, देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार।